इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे संसाधनों का विकास। पिछले वीडियो में हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है और परिणाम स्वरूप कुछ लोगों के द्वारा क्या किया गया कि इसका अंधाधुंध दोहन किया गया और उसके कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हुआ, यानी संसाधनों का बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ गया। एक जिसके पास संसाधन है और दूसरा जिसके पास संसाधन नहीं है, यानी एक अमीर हो गए और दूसरे गरीब हो गए। एक अमीर और एक गरीब। ठीक है। फिर और भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गए हैं, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। अब हमने लगातार क्या किया, वनों को काटा, जिससे वैश्विक परिस्थिति भूमंडलीय तापमान वृद्धि हुई, ओजोन परत के अवक्षय हो गया, ओजोन परत में छेद हो गए, छिद्र हो गए, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब हुए। उसके बाद साथ ही साथ जंगलों को काट देने से, वनों को काट देने से भूमि निम्नीकरण हुआ। भूमि निम्नीकरण अर्थात मृदा का रेगिस्तान में बदलना, वो जो भी उपजाऊ ज़मीन है उसका बंजर हो जाना, ये सब सारी हमें परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो बहुत ज़्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने से, कोयले का, डीजल, पेट्रोल के यूज़ करने से पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण हम इससे भी निपट लड़ रहे हैं। उसके बाद ओजोन परत का अवक्षय हो गया है। हमने टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे संसाधन बनाए जैसे फ्रिज, एसी, इन सब से सीएफसी गैस निकलती है और सीएफसी गैस ये जाके ऊपर ओजोन परत में छिद्र करती है। ये गैस ओजोन परत में छिद्र करती है। तो ये सारी चीज़ें संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से परेशानियाँ हमें हमारे देश में, हमारे विश्व में उत्पन्न हुई हैं। आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव की जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। कुछ ही व्यक्तियों, देशों, संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जैसे कि अगर संसाधन किसी एक देश के ही कंट्रोल में रहे या किसी एक व्यक्ति के ही कंट्रोल में रहे तो फिर हमारा जो भविष्य है, पृथ्वी का भविष्य है, वो खतरे में आ सकता है। अगर एक आदमी के कंट्रोल में रहता है तो वो मन चाहा, जैसे मन वैसे उस संसाधन का दोहन करेगा और हमारी पृथ्वी पे जो भी संसाधन होंगे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बाकी लोगों के पास वो संसाधन उपयोग करने के लिए नहीं बचेंगे। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास का नीचे अर्थ दिया हुआ है। ऐसा विकास करना। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को अवहेलना न करे। इसका मतलब ऐसा विकास कि हम जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी जो भी विकसित हो रहे हैं या विकास कर रहे हैं, वो आने वाले भविष्य को प्रभावित ना करे। हम ऐसे समझ सकते हैं, आने वाले भविष्य को प्रभावित ना करे। यानी हम जो कुछ भी यूज़ करें, जैसे हमने जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, हम आज के समय में हम अपनी गाड़ियों को या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जीवाश्म ईंधन, जैसे भारत में बिजली का उत्पादन आज भी 70% से ऊपर कोयले पर ही निर्भर करता है। तो वो अगर सारा का सारा कोयला, सारे के सारे जीवाश्म ईंधन अगर हम ही लोगों के द्वारा उपयोग किए जा चुकेंगे तो आने वाले भविष्य में लोगों के द्वारा, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम जो उपयोग कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य में भी उपयोग हो सके, जो आए उनको भी ये चीज़ें मिलें, तो वैसे उस बात को ध्यान में रखते हुए किए गए विकास को हम सतत समपोषणीय विकास कहते हैं। आगे इसमें है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, ये आप खुद से पढ़िएगा। आगे देखते हैं। ये ब्राज़ील में हुआ था बहुत पहले। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे इसी बारे में विश्व तापन और इन सब की चीज़ों पे, समस्याओं पे बात हुई थी। बहुत सारे 100 से अधिक देशों के बहुत सारे राजनेता वहाँ पे पहुँचे थे, उसी के बारे में दिया हुआ है। आगे हम अगला टॉपिक है हमारा संसाधन नियोजन। जब
हमारे देश में इतने सारे संसाधन हैं तो उनका प्लानिंग, नियोजन यानी प्लानिंग करना भी आवश्यक है, उनका हम प्लानिंग करना आवश्यक है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है, और यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है, जो संसाधनों में उपलब्ध संदर्भ में आत्मनिर्भर भी हैं। देखिए, भारत जो है हमारा, कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संसाधन है, किसी एक ही प्रकार का संसाधन है, दूसरे नहीं है, दूसरे चीज़ की कमी है। और कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ पे सभी चीज़ की मतलब सारे के सारे संसाधन वहाँ पे आसानी से प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन अत्यधिक कमी है, उधर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी स्थान हैं हमारे देश में जहाँ पर भंडार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे खनिज पदार्थ या फिर जो भी संसाधन है वो वहाँ पे प्राप्त ही नहीं होते या पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण के लिए हम ले लें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। हम जैसे कि जानते हैं कि जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। अब अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पे जल संसाधन बहुत अधिक है, दिबांग, दिहांग ये सारी जो नदियाँ हैं वहाँ पर बहती हैं, और बहुत सारी वहाँ पे नदियाँ बहती हैं, लेकिन वहाँ पर मूल विकास की कमी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में हमने पिछले भी लेक्चर में देखा है कि राजस्थान में और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। लद्दाख जो है वो हमारे देश से बिल्कुल अलग थलग पड़ा रहता है। यहाँ भारत में सबसे कम बारिश होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, लेकिन ये प्रदेश जो है वो सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल, आधारभूत संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानिक स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब इसलिए ये ज़रूरी है कि जहाँ पर अधिक संसाधन है उसकी कैसे प्लानिंग की जाए, उसको कैसे नियोजन किया जाए, उसकी कैसे खनन की जाए, और जहाँ पे संसाधन नहीं मिलते हैं वहाँ पे उसकी कैसे पूर्ति की जाए। वो राष्ट्रीय भी होना चाहिए, प्रांतीय भी, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर ये सब का नियोजन करना चाहिए। फिर अब भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। भारत जैसे बहुत ही बड़े देश और विविध प्रकार के संसाधनों से समृद्ध देश में संसाधनों का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित सोपान ये सब चरणें आती हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना है। पहला चीज़ तो ये कि हमारे देश में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से संसाधन है उनकी पहचान करना, उनकी तालिका बनाना। फिर कार्य में जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण है उनकी मानचित्र बनाना कि हाँ इतने दूर में ही वो पाया जाता है, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी कैसे है। जैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ में सोनभद्र के बारे में आया था कि वहाँ पर बहुत ही अधिक सोना पाया जाता है। फिर क्वालिटी चेक हुई, क्वांटिटी मात्रा चेक हुई तो पता चला कि वहाँ पर उतनी अधिक मात्रा उपलब्ध नहीं है, वह अनुमान लगाए। दूसरा, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संसाधन नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए। और जो भी विकास की योजनाएं उनको लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी, लोग, स्किल वर्कर्स, जो भी वो काम करना जानते हैं वो, और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना पड़ेगा। तीसरा, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना का समन्वय स्थापित करना होगा कि जो संसाधन विकास योजना है वो राष्ट्रीय विकास योजना के साथ मिलकर काम करे, ऐसा होना चाहिए। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। देखिए, हर साल 5 वर्षों की एक योजना बनाई जाती है कि जो भी सरकार बनेगी उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, वो क्या क्या करेगी अगले 5 सालों में। तो जब से देश हमारा स्वाधीन हुआ, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, तब से ये होते आया है। आगे इसमें हम पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र के विकास के लिए
किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्था में तदरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्ध से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध होते हैं पर आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो संसाधनों की कमी से होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संसाधन उपलब्ध है, आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थान में तदरूपी परिवर्तनों के अभाव से, जैसे कि एक कोई क्षेत्र है भारत का ही और वहाँ पे बहुत अधिक संसाधन है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी प्रौद्योगिकी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और संस्था नहीं है जो उसके अनुसार काम करके उससे संसाधन बनाए और संसाधन से फिर वो मार्केट में जाए, मार्केट से फिर उन्हें पैसे मिले और उनकी स्थिति में विकास हो और उनकी स्थिति सुधरे। ऐसी कोई भी संसाधन अगर नहीं है, कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, तो क्या होता है, वैसे स्थान जहाँ पर संसाधन तो हैं, वैसे संसाधन तो हैं, मतलब कि वहाँ पर उपलब्धता तो है लेकिन वो विकास नहीं कर पाते। वहीं कुछ ऐसे भी संसाधन हैं, कई ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर उनकी उपलब्धता नहीं है, फिर भी वो विकसित हैं और वो अच्छे प्रदेशों पर अच्छे गिनती में आते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेश में संसाधन विकास प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब जैसे भारत की बात करें तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के पास औद्योगिक क्रांति हो गई थी, अंग्रेजों के देश में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, जिसके वजह से, और ये 1760 ऐसे कुछ नहीं है, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो गई थी और औद्योगिक क्रांति होने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, प्रौद्योगिकी उन्होंने विकसित की, जिससे दूसरे देशों में जहाँ पे उन लोगों ने उपनिवेश बनाया था वहाँ के जो भी संसाधन था उसका अच्छे से दोहन किया। जैसे कि हमने KGF के बारे में सुना हुआ है, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF आज भी है कोलार कर्नाटक में, वहाँ से सोने का खनन होता था, परंतु राजा महाराजाओं को जब भी जितना ज़रूरत होती थी उसकी, लेकिन अंग्रेजों ने जब प्रौद्योगिकी विकास की तो उससे वो अधिक मात्रा में निकालने लगे। आगे इसमें है कि उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत इसका अनुभव किया है, अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं है था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। आगे हमें पढ़ना है संसाधनों का संरक्षण। इसमें हम पढ़ेंगे कि संसाधनों का जब दोहन होता है तो संसाधन पृथ्वी से ख़त्म भी हो सकते हैं, तो लेकिन बिना संसाधन के मनुष्य का जीवन काफ़ी कठिन होगा और एक तरह से कहें तो संभव भी नहीं हो पाएगा। अब इस वजह से संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं और हो रही हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत ही से नेताओं और चिंतकों के लिए एक चिंता का विषय रहा है। उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की: हमारे पास हर व्यक्ति को आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास, हमें जितनी ज़रूरत है हमारे पास उतना है, लेकिन अगर किसी के पास कोई लालच हो तो उसकी कोई भी भरपाई नहीं हो सकती। गांधी जी ने भी इस बात को कहा था। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। आप इस कथन को याद रखें, गांधी जी की बातें को याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं। उनके कहने का अर्थ था कि लोगों के पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन उनकी पेटी भरने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे इसमें हम पढ़ेंगे, आगे इसमें है कि एक मिनट, आगे इसमें है गांधी जी के अनुसार ही विश्व स्तर पर संसाधन हासिल के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। मतलब गांधी जी का कहना था कि विश्व स्तर पर जो संसाधन है उसका जो ह्रास हो रहा है
वो लालची लोगों के द्वारा, स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। और आधुनिक प्रौद्योगिकी जो है वो शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। गांधी जी चाहते थे कि कोई भी चीज़ का अधिक उत्पादन ना हो, जितनी हमें आवश्यकता है, मतलब एज मच वी नीड दैट शुड बी प्रोड्यूस। इसके स्थान पर वो अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि इसके अलावा मशीनों के द्वारा जो अत्यधिक उत्पादन होता है उससे अच्छा ये है कि लोगों के द्वारा, बड़े जन समुदाय के द्वारा उसका उत्पादन किया जाए, जिससे लोगों की रोजगार मिलेगा और लोगों की आमदनी भी होगी और उनको विकास भी होगा और संसाधन का ह्रास भी नहीं होगा। ठीक है, आगे है इसमें, आगे है अगला जो हमारा टॉपिक है भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था भूमि पर आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। देखिए, भूमि संसाधन जो है वो हम जितनी भी क्रियाकलाप करते हैं, जितनी भी क्रियाकलापें होती हैं वो सब की सब भूमि पर ही होती हैं, सारी की सारी लैंड पर ही होती हैं। चाहे वो आपका घर बने, चाहे आप खेती करें, चाहे आप कार चलाएं, कोई भी गाड़ी चलाएं, कुछ भी करेंगे आप कहाँ करेंगे? ज़मीन पे ही करेंगे। जो भी जीव रहते हैं, जंगल भी उगते हैं, कहाँ उगते हैं? ज़मीन पे ही उगते हैं, भू पर ही उगते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़मीन जो है या जो भू है, भूमि जो है वो एक सीमित संसाधन है, ये एक सीमित है। अगर इसका अच्छे से उपयोग नहीं किया जाएगा तो ये डिग्रेड हो जाएगी, निम्नीकरण होगा इसका, और इसका भी ह्रास होगा। इसलिए हमें सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। आगे है कि भूमि में भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पठार है, पर्वत है, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भूभाग मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय कोष हैं। अगर हम बात करें तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार जो ये भारत है, तो इधर वाले इलाके में पहाड़ी क्षेत्र हो गई है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो 30% भाग है। पर्वत का जो क्षेत्र है वो लगभग 30% है और यहाँ से बारहमासी नदियों का प्रवाह होता है, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चिनाब, रावी, ये सारी जो नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, यमुना, इनका प्रवाह होता है। अब ये क्या करती हैं कि ये अपने साथ जलोढ़ लेकर आती हैं, जलोढ़ को मैदानी भागों में जमा कर देती हैं, जिससे वहाँ के लोगों को हर साल उपजाऊ मिट्टी मिलता है, वहाँ पे फसल अच्छी होती है। अब यहाँ से जो नदियों का अपवाह तंत्र है, जो आप पीछे क्लास 9th में पढ़े होंगे, वहाँ पे 43% भूभाग, ये वाला जो भूभाग है, ये 43% भूभाग भारत का समतल भाग है, जो लगभग कृषि जो ये भाग है वो कृषि और उद्योग के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। आप अक्सर देखते हैं कि अधिक घनी आबादी इन्हीं इलाकों में पाई जाती है। यहाँ का जनघनत्व भी अधिक होता है, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, ये कोलकाता, यहाँ पे बहुत ही अधिक जनसंख्या पाई जाती है। फिर है कि 27% इधर पठारी इलाका है। हम ऐसे जानते हैं कि जो दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रकार से कुछ पाए जाते हैं इधर। यहाँ पे छोटा नागपुर का प्लेट्यू और ये सब जो जगह है, वहाँ पे हमें खनिज, जीवाश्म ईंधन, कोयले, वनों का अपार संचय कोष मिलता है। आगे इसमें है कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ दिया है, वो इसे देख सकते हैं। जैसे मैदान 43% है, पर्वत 30% है और पठार 27% है। नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि भू उपयोग, ज़मीन का उपयोग कैसे कैसे होता है। तो पहला उपयोग होता है वनों के रूप में, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, एक तो अनुपलब्ध है जो उपलब्ध नहीं हो, तो एक हो सकता है बंजर या कृषि योग्य भूमि हो। दूसरा गैर कृषि प्रयोजन, जैसे इमारतें बनाई जाती हैं शहरों में, सड़क, उद्योग या उनके लिए छोड़ी गई ज़मीनें जो होती हैं वो। तीसरा प्रकार है परती भूमि के अतिरिक्त कुछ अन्य अयोग्य भूमि, जैसे अस्थायी चारागाह या गौचर, मतलब पशुचारण के लिए किसी जगह को, स्थान को छोड़ दिया गया है, तो वैसे ज़मीनों को परती भूमि। विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों के भी शामिल नहीं है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र जो बाग बगीचे के लिए, वनों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, वो उनको हो गए। तीसरा है इसी में
कि कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न हो। कुछ ऐसे भी जमीन जो जहाँ पे कृषि संभव है लेकिन 5 वर्ष से अधिक से वहाँ पे खेती नहीं की गई है। आगे है इसमें प्रतिभूमि। प्रतिभूमि में वर्तमान प्रति जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, ऐसी कोई ज़मीन मतलब जहाँ पे खेती नहीं की जा रही है फिलहाल में, वैसी ज़मीन को हम प्रतिभूमि बोल सकते हैं। आगे इसमें है कि इसी का बी नंबर है दूसरा, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो, ये भी उसी का है प्रकार है। पाँचवा, शुद्ध या बोया गया क्षेत्र। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे देश में, हमारा जो देश है वहाँ पे टोटल कितने क्षेत्र में जो नेट क्षेत्र है, नेट एरिया है, नेट क्षेत्रफल है, उसमें कितने एरिया में खेती की जाती है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध न जो जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। मतलब एक कृषि क्षेत्र में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल, मतलब कि एक बार हम जहाँ की एक साल में जहाँ खेती करते हैं, एक बार से अधिक खेती की गई तो उसको क्या किया, शुद्ध निवल, यानी पूरे जो एरिया है हमको बो रहे हैं और उसमें फिर उसको जोड़ देंगे उस क्षेत्रफल को, तो उसे हम सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। आगे है भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी ज़मीन का किस प्रकार से उपयोग होता है। जैसे देखिए, ज़मीन का जो उपयोग है, भूमि का जो उपयोग है वो अलग अलग चीज़ों पे उपयोग करता है। जैसे भौतिक कारक भी होंगे, उसके बाद मानवीय कारक भी होते हैं। भौतिक कारक में जलवायु, मृदा का प्रकार, भू आकृति कैसी है, ये सब चीज़ों पे निर्भर करता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ दिया है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक, जैसे भू आकृति कैसी है, पर्वत है कि समतल ज़मीन है कि पठार है, ये क्या है, इस पे निर्भर करता है, समतल है या पठार, इस बातों पे। दूसरा, जलवायु वहाँ की कैसी है, वो पर्वतीय इलाका है तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी, अगर वो कर्क रेखा के नीचे आता है तो वहाँ वो गर्मी अधिक होगी, नमी होगी, ठीक है। मृदा के प्रकार, मिट्टी की प्रकार कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है। जैसे मृदा की प्रकार की बात करें तो महाराष्ट्र में, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी का उपयोग कपास की खेती के लिए किया जाता है। उसी प्रकार समतल भूमि में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ के इलाके जो होते हैं वहाँ पर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक एवं परंपराएं इत्यादि शामिल है। ये सब तो हो गई कि जो भौतिक है, जैसे भू आकृति, पर्वत की जो ज़मीन होती है वो ढलान होता है, वहाँ पे खेती उतनी आसान नहीं है जितनी समतल भूमि पर आसान है। तो हम पर्वतों पे उतनी खेती नहीं करते, वहाँ पे वो टूरिस्ट लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने वहाँ की अच्छी एक सीनरी मिलती है देखने को। साथ ही साथ जो जलवायु है वो पर्वतीय इलाकों की जलवायु अलग होती है, वहाँ पे किसी खास प्रकार की खेती की जा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं सेब हर जगह नहीं उगाया जा सकता, वैसे ही वहाँ पे कुछ खास प्रकार के उत्पादी या पौधों को ही, पेड़ पौधों को ही उगाया जा सकता है। दूसरा है मानवीय कारक, जैसे जनसंख्या, किसी ज़मीन का कितना कैसे उपयोग होगा, क्या क्या उपयोग होगा, वो जनसंख्या पे भी निर्भर करता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो भी नदियों वाले समतल इलाके हैं वहाँ पे अधिक जनसंख्या वास करती है, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, कोलकाता, क्योंकि गंगा नदी की जो भी सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती हैं और एक अच्छा अपवाह तंत्र बनता है। ये नदियाँ हर साल जलोढ़ लेकर आती हैं और उपजाऊ मिट्टी मिलती है और वहाँ के लोगों को खेती करने में सहायता होती है। आगे है इसके आगे भी बात करें तो कुछ जगह जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम भी होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ घनत्व तो भी कम होगा और उस वजह से वहाँ की ज़मीन का जो उपयोग है, जो भू उपयोग प्रारूप है, वो बहुत ही अलग है जो बिहार और यूपी में पाया जाता है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी क्षमता, जैसे कि हम जानते हैं हैदराबाद और बेंगलोर, ये सारी जो जगह हैं हैदराबाद और बेंगलोर जो जगह है, वहाँ पर क्या होता है कि वो एक टेक्नोलॉजिकली वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके जॉब करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जहाँ से उनको अर्निंग होती है, उनका विकास होता है। तो ऐसी जगहों पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस वजह से भी वहाँ की ज़मीन का उपयोग कैसा होगा ये भी निर्भर करता है। यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर भी भूमि का जो उपयोग है वो निर्धारित होता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि स्थान को भी निर्धारित करती हैं, जैसे कि हरिद्वार, बनारस, काशी, ये सारे जो स्थान हैं
ये धार्मिक भारत की बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान है। यहाँ पर जो भी जनसंख्या का बंटवारा है या फिर भू उपयोग है, ये सब प्रारूप जो यहाँ का अलग अलग पाया जाता है। यानी जनसंख्या घनत्व पे भी निर्भर करता है, प्रभावित करते हैं कारक। प्रौद्योगिक क्षमता जैसे हमने बेंगलुरु और हैदराबाद के एग्जाम्पल से समझा। फिर सांस्कृतिक परंपरा जैसे हरिद्वार, काशी और बनारस में अलग अलग वहाँ की जो भी भूमि प्रारूप है वो अलग होगी। आगे इसमें दिया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी जो हमारा भारत है इसका 100% में से मात्र हमारे पास 93% ही इस पूरे क्षेत्रफल का सर्वेक्षण हुआ है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध अभी नहीं है। साथ ही साथ उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग नहीं है। जैसे अगर हम कश्मीर का जो नक्शा है, मैप मानचित्र पर अगर देखेंगे कुछ इस प्रकार का, तो इस टाइप से जो कोई इलाका है ये वाला POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और इधर का जो इलाका है ये चीन के द्वारा है, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। ये चीन के द्वारा लिया गया है। यहाँ पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। तो इन सभी क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। आगे है इसमें कि अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भूमि की कमी है। जिस पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारागाह उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि दिनों दिन चारागाहों की जो क्षेत्रफल है वो कम हो रही है। इसके परिणाम वर्तमान में हमें देखने को मिलेंगे। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसल उगाने की किसी लागत बहुत ज़्यादा है। देखिए ऐसी कोई भी ज़मीन जो परती को छोड़ दिया जाए और कुछ सालों से यहाँ खेती नहीं की गई है, अगर फिर चल के बाद में वहाँ पर खेती की भी जाती है तो खेती करने का जो लागत खर्च है, जो वहाँ पे खर्च होगा वो खर्च अधिक होगा। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में या इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। देखिए अभी हम इस ज़मीन की बात करें, भारत में जो शुद्ध निवल जहाँ पे खेती होती है उसको अगर छोड़ के उसको ले लिया जाए, और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी ज़मीनों को ले लिया जाए जहाँ पर साल में 1 बार या 2-3 साल में 1 बार खेती होती है, तब भी भारत का जो कुल क्षेत्र है उसका मात्र 54% हिस्सा ही खेती लायक है या खेती जहाँ पर हो पाती है। अब शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। अब जैसे शुद्ध निवल जो क्षेत्र है तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में उन राज्यों में भी अलग अलग जो है वो प्रतिशत है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में अनाज बोया या खेती की जाती है। अब यहाँ हम यही देख सकते हैं कि हरियाणा पंजाब में 80%, लेकिन वहीं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में 10% से भी कम। इसके बाद है कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र आवंटित हैं। हमारे देश में नियम है, ये कानून है कि भारत का या देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 33% भौगोलिक क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होगा वो वन से आच्छादित होना चाहिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। जिसकी अगर बात करें तो रिसेंट सर्वे की तरफ कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन जितनी वृद्धि होनी चाहिए भी उतनी भी नहीं है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब ऐसा इसलिए बनाया गया है कि वनों की मात्रा जितनी अधिक होगी तो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा और हमें जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। साथ ही साथ जंगलों में बहुत सारी जनजातियाँ आदिवासी लोग रहते हैं जिनकी जीविका उन्हीं जंगलों पर ही, वनों पर ही निर्भर करती है। तो उनके जीविका यापन के लिए भी या बहुत सारे लोगों के जीविका यापन के लिए भी वनों का बने रहना या उनका अस्तित्व में रहना बहुत ही आवश्यक है।
भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। भूभाग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टान, सूखा और मरुस्थल ये जमीन ये सब आती हैं, शामिल है। और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों के निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज में पर्यावरण की गंभीर आपदा आ सकती है। देखिए, दो प्रकार की ज़मीनें होती हैं। एक तो गैर कृषि जो बंजर ज़मीन थी, उसमें क्या होता है कि रेगिस्तान होगा, ठीक है, ये सारी जो ज़मीन होगी, परती होगी, सूखा ज़मीन होगा, वो सब बंजर ज़मीन है जिनका उपयोग खेती में हम नहीं कर सकते। दूसरा है जिनका उपयोग खेती में हो सकता है, लेकिन उनका उपयोग कृषि में नहीं करके वहाँ पर बस्तियाँ बनाई गई हैं, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग ये सब बनाए गए हैं। और लंबे समय तक भूमि संरक्षण का प्रबंधन की अवहेलना करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, और जनता का या भी सरकार का अगर उस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है तो आगे चलकर इन सब संसाधनों का निम्नीकरण होगा और भविष्य में इसके घातक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके आगे जो टॉपिक है भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।